हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? वो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। केस स्टडी 1। Smita's father was complaining about frequent urination, pain in legs and a frequent weight loss to Smita's mother, and she discussed the thing with her daughter when Smita returned from school. अब क्या है, जो एक स्मिता है स्कूल गोइंग गर्ल है, ठीक है, स्कूल जाती है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो वैसे ही स्मिता भी स्कूल जाती है। स्मिता के जो पापा हैं वो अपनी उसकी मदर से, स्मिता की मम्मी से बोल रहे हैं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, रेस्ट रूम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूरिन पास करनी पड़ती है। ओके, और जो फ्रिक्वेंट वेट लॉस हो रहा है, मतलब उनका जो वज़न है, वेट है, वो भी कम होता जा रहा है। ओके, तो फिर जो स्मिता की मम्मी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी, किससे? स्मिता से डिस्कस करी, जब स्मिता स्कूल से घर गई। फिर स्मिता ने क्या बोला? Listening to this, Smita told her mother that her father should go and visit a doctor immediately. स्मिता ने जब ये सारी बातें सुनी तो स्मिता को टेंशन हुई और उसने बोला कि मम्मी पापा को तुरंत से डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेके चलते हैं। The doctor diagnosed that Smita's father was having an elevated level of blood glucose. डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया, क्या बताया? ये बताया कि जो स्मिता के फादर हैं उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसा है? हाई है। He should take care of his diet and should exercise regularly to maintain his normal glucose level. और डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है और क्या करना है? एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। ओके, अब तो ये हो गया आपका क्या? स्टोरी, केस स्टडी 1। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। Name the disease he is suffering from and name the hormone whose deficiency caused it. अब कौन सी डिसीज से वो सफ़र कर रहे हैं और कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो हमें बताया कि जब ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़। और ये शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ओके, तो डिसीज़ क्या है? डायबिटीज़। और हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the gland that secretes it and mention the function of this hormone. अब क्या बताना है हमें? ग्लैंड बताना है जो ये हार्मोन को सिक्रीट करता है, और एक फंक्शन हमें हार्मोन का बताना है। तो ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं। और इंसुलिन का ही हमें वो फंक्शन बताना। तो अभी हमने बताया कि ये जो है ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है, कांस्टेंट बनाए रखता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ग्लूकोज का लेवल। ओके, ग्लैंड पेनक्रियास, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain how the time and amount of secretion of this hormones is regulated in human system. अब ये क्या होता है? ये होता है feedback mechanism से। Okay? Feedback mechanism, cell of pancreas secretes insulin hormone when level of blood glucose increases. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो पेनक्रियास की सेल्स जो हैं उनके पास मैसेज पहुंचता है कि इंसुलिन निकालो, इंसुलिन सिक्रीट करो, ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी में, उसको कंट्रोल करना है। ओके, तो क्या होता है इन द ब्लड? इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इट्स सिक्रीशन गेट्स रिड्यूस व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स डाउन। ओके, तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, सेल के पास इंफॉर्मेशन गई। कौन से सेल के पास? पेनक्रियास के जो पास, पेनक्रियास की जो सेल्स हैं उनके पास। उन्होंने इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर दिया। अब इंसुलिन ने अपना काम कर दिया, ब्लड ग्लूकोज को कांस्टेंट लेवल पे ले आए। अब क्या हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने लग गया। तो एक वापस मैसेजेस कहाँ गए? सेल ऑफ पेनक्रियास के पास गए कि अब भैया काम हो चुका है, अब इतना इंसुलिन भी मत बनाओ, है ना, कि बाढ़ ही आ जाए। राइट, तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है इसमें? एक बार स्टार्टिंग होती है
किसी भी हार्मोन की सिक्रीशन की, और फिर उसके बाद क्या होता है, इनहिबिशन होता है, मतलब रोकना होता है कि अब बंद कर दो, अब ज़रूरत नहीं है हार्मोन की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हार्मोन्स। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिए हैं और उनके बारे में हमें फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, थायरोक्सिन कंट्रोल्स ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, सारे मेटाबॉलिक जो रेट होते हैं वो कंट्रोल करता है। कौन, थायरोक्सिन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, अब थायरोक्सिन कौन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और थायरोक्सिन सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को ज़रूरत होती है आयोडीन की। इसलिए हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में, टीवी तो सभी देखते हैं, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट में हम क्या देखते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, इस नमक में आयोडीन है, इस नमक में आयोडीन नहीं है, है ना। तो आयोडीन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि थायराइड जो है वो थायरोक्सिन को सिक्रीट कर सके। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, थायरोक्सिन सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो ये जो हमारा नेक रीजन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल्ड अप हो जाएंगे और हमारी नेक स्वेल्ड दिखेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन का फंक्शन होता है कि वो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करती है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स दैट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इंसुलिन हमें तो पता है, पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। वो कैसे कंट्रोल करती है, जो ग्लूकोज होता है वो उसको कन्वर्ट कर देती है स्टोर्ड फॉर्म में। स्टोर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, और ये कहाँ स्टोर्ड होता है, लिवर और मसल्स में। ओके, ऐसे ये इन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है लिवर और मसल्स में, और इस कारण से ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन्स होते हैं ये जो फीमेल्स में, गर्ल्स में जो चेंजेस दिखते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, पिंपल्स, श्रिल एंड अ हायर पिच वॉइस। ओके, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पे, गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस मिलते हैं, वो इन्हीं ईस्ट्रोजन के कारण आते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अच्छा, ये कौन सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करती है ओवरीज। ओके, और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही समझ में आ रहे थे कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ओके, टेस्टोस्टेरॉन, जैसे ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, वैसे ही टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल हार्मोन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी में बॉयज़ में चेंजेस लाने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉयज़ में, वो टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक mustaches, beard and voice. ओके, अब आता है हमारा केस स्टडी 2। द ह्यूमन ब्रेन इज अ 3 पाउंड, 3 पाउंड मीन्स 1.4 kg किलोग्राम मास ऑफ फैट्स एंड टिश्यू। तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो 1.54 किलोग्राम फैट से और टिश्यू से बना हुआ है। Yet it's the most complex of all known living structure. ठीक है, तब भी ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं, किसे, ब्रेन को। लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग स्ट्रक्चर में से सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका है, ब्रेन का है। ओके, और ब्रेन किससे बना है, सिंपली ब्रेन बना है फैट्स और टिश्यू से। कितने, क्या वेट है इसका, 1.4 kg।
द ह्यूमन ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अब जो ह्यूमन ब्रेन है वो और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसी अदर स्ट्रक्चर से पूरी यूनिवर्स में, ठीक है। वेइंग इट इन एट 3 पाउंड्स, इसका वेट कितना है 3 पाउंड्स है। ऑन एवरेज दिस स्पॉन्जी मास ऑफ फैट एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 ओवरआर्किंग टाइप ऑफ सेल्स। ओके, अब ये जो है ब्रेन किससे बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, और इसमें 2 टाइप्स की सेल्स मिलती हैं। कौन कौन सी, कॉल्ड ग्लिया एंड न्यूरॉन्स। ओके, क्या मिलते हैं, ग्लिया एंड न्यूरॉन्स। इट कंटेन्स मैनी बिलियंस ऑफ ईच। अब ये जो न्यूरॉन्स और ग्लिया है इनके पास बहुत सारे होते हैं, ये मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में। न्यूरॉन्स आर नोटेबल फॉर देयर ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉइड्स। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो किसके लिए कैसे नोटिसेबल होते हैं, कैसे क्यों नोटिसेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आपने देखा ये ब्रांच लाइक होते हैं, ऐसे रहते हैं, है ना। ये डेंड्राइट्स होते हैं ऐसे, तो ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, विच गैदर एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। अब ये हमें तो पता ही है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, और किस फॉर्म में करते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रिकल रहते हैं और कभी कभी केमिकल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम देख चुके हैं। सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन एंड हेल्प कीप देम एंड द ब्रेन हेल्दी। अब ये जो ग्लियल सेल्स हैं वो बहुत सारे मिलते हैं और उनका काम क्या होता है, मेन फिजिकल प्रोटेक्शन देने का, किसको, न्यूरॉन्स को, और उनको हेल्दी रखने का। ग्लियल सेल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ओके, Together, this complex network of cells gives rise to every aspects of our shared humanity. We could not breathe, play, love or remember without the brain. अब ये जो है ब्रेन, हमें पता है कि पूरा फंक्शंस हमारा ब्रेन ही करता है, सारी चीज़ें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ये ब्रेन ही नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ भी फंक्शंस कर पाए। ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो जो दिया है केस स्टडी उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। एनिमल्स, first, animals such as elephants, dolphins and whales actually have a larger brain, but humans have the most developed cerebrum. It's packed to capacity inside a skull and is highly folded. Why our brain is highly folded? अब ये क्या बोला है, ये बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए और वेल्स हो गए, इनके पास जो ब्रेन है वो कैसे हैं, वो बड़े हैं, उनका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन ब्रेन। इनके सामने जो है ना हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो छोटा सा है। ओके, फिर भी जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, सेरिब्रम में, सेरिब्रम देखा होगा आपने, बहुत लार्जेस्ट पार्ट होता है वो, उसमें पूरी ऐसी ऐसी फोल्डिंग्स मिलती हैं, राइट। तो क्यों मिलती है वही हमें बताना है। To increase the surface area of the brain to receive sensory impulses from various receptors, interpret the sensory information with the information that is stored in the brain and respond accordingly. ये इसलिए होती हैं, कहीं पे भी फोल्डिंग मिलेगी तो दैट मीन्स ये क्या कर रही हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं। अब ये ब्रेन में मिल रही है तो ब्रेन में क्यों सरफेस एरिया बढ़ाएगी, इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं ब्रेन तक वो अच्छे से जो ब्रेन की मेमोरी में पहले से हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। अच्छा, ये चीज़ जैसे चिकन पॉक्स वाली, वो तो खैर एंटीबॉडीज़ की बात होती है, बट क्या होता है कि हमारे बॉडी को पता होता है कि अरे है कुछ ऐसा जिससे हम लड़ सकते हैं, राइट। तो मेमोराइज, जैसे आप चाय पीते हो, आप कॉफ़ी पीते हो, राइट, तो क्या करते हो, पहले जब हमें नहीं पता रहता तो हम मुंह अपना जला लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम क्या करते हैं कि अरे गर्म होता है ये, हमें फूंक फूंक के पीना चाहिए। ओके, तो सिग्नल्स क्या है, गर्म है, हमने हमारे ब्रेन ने जो भी उसके ब्रेन उधर स्टोर है उसको निकाला और बोला अरे इसको फूंक फूंक के पीना है, तो ये क्या हुआ, इंटरप्रेट हुआ, है ना, इंटरप्रेट किया और हमने अकॉर्डिंगली एक्ट किया कि ये गर्म है, इसको फूंक कर पीना है, ठंडा करके पीना है। ओके, ये बात हुई किसकी, फोल्डिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इनमें से कौन सा फंक्शन सेरिब्रम का नहीं है? जो भी आप सोचते हो, सुनते हो, जितने भी सेंस ऑर्गन्स जो एक्ट करते हैं वो किसके थ्रू एक्ट करते हैं? फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी किसके थ्रू? सेरिब्रम के थ्रू, ठीक है। तो इमोशन, सोचना, सुनना, विजन, सारा काम कौन करता है? हमारा सेरिब्रम करता है। अगर कोई चीज़ याद रखना है तो वो भी कौन करता है? हमारा सेरिब्रम करता है। तो इसमें से कौन सा काम है जो सेरिब्रम नहीं करता है? हियरिंग करता है, थिंकिंग भी करता है, और पोस्चर जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि पोस्चर जो है वो परफॉर्म करता है सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, ओके। और जो लास्ट ऑप्शन है मेमोरी, मेमोरी भी हमारा सेरिब्रम करता है। तो उसका आंसर चेक कर लेते हैं। पोस्चर इज द करेक्ट वन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? ओके, न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं करती है, वो क्या होता है? केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? केमिकल सिग्नल्स में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सही ऑप्शन है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। मेनिंजेस भी सही आंसर है, क्योंकि ये 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। न्यूरॉन तो नर्व सेल है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? बी एंड सी, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आपको दोनों ऑप्शंस लिखने हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आप 1 मार्क कर दोगे, क्योंकि ये क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट केस स्टडी थर्ड, all the living organisms, plants and animals respond and react to changes in the environment around them, okay? जितने भी living organism हो, plants, animals जो भी हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी उनके environment में change हो रहा है, आजू बाजू में change हो रहा है, तो उसके accordingly वो act करते हैं, respond देते हैं, okay? The change in the environment to which the organism respond and react are called stimuli. अब ये जो changes हो रहे हैं environment में, जिसके according जो animals और plants हैं वो react कर रहे हैं, उस change को हम क्या बोलते हैं? Stimuli. Okay? Singular क्या होता है? Stimulus, ये plural form होता है। The living organism should respond to stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, pain, water. बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, ओके। तो चेंज क्या हो सकता है? स्टिमुलाई कैसे हो सकता है? लाइट हो सकती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है। साउंड हो सकता है, हम अपने कान बंद कर लेते हैं, राइट। और टेस्ट होता है, जो हमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें टेस्ट बताते हैं, ओके। स्मेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टिमुलाई होती हैं। The response of organisms to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. Okay? अब जो organism का response होता है वो कैसे response करते हैं? अपने कोई body part को, organ को वो move करेंगे, ओके। जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो कोई ना कोई पार्ट उनका मूव होगा। जैसे कि फोटो खींचती है, हम फोटोज क्लिक करवाते हैं, फ्लैश लाइट ऑन होती है तो हमारी आईज ब्लिंक करती है, तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। जोर से आवाज आती है तो हमारे कान बंद कर लेते, तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, राइट। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होता ही है। For example, if a man touches a very hot utensil accidentally, he quickly pulls his hand away from the hot utensil. Here heat is the stimulus and the man reacts by moving his hand away from the hot utensils. ओके तो क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? हॉट ऑब्जेक्ट का बहुत ही ईजी एग्जाम्पल होता है ये कि उसने किसी गर्म यूटेंसिल बर्तन को टच करा और अपना हाथ पुल कर लिया। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या था? हॉट था, हीट था, है ना। और यहाँ पे फंक्शन किसने किया? हमारे हैंड्स की मसल्स ने किया। तो बॉडी मूव हुई, पार्ट मूव हुआ, हैंड हमारा मूव हुआ, राइट। Similarly, when the sun is bright, we close our eyes. In this case, light is stimulus and we react by closing the eyes. वैसे ही जब धूप में, गर्मी में आप बाहर निकलते हो तो सन की जब रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो हम पूरी आंखें तो बंद नहीं कर लेते, बट हम हमारी ऐसी ऐसी छोटी आईज कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या है? सनलाइट क्या है? स्टिमुलस है, ओके। और जो वो है क्लोजिंग आइज, ये क्या है? हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, मूवमेंट शो हो रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
Human respond to changes in their surrounding environment. The changes are known as. अब जो surrounding में change हो रहा है, जिसके accordingly हम काम कर रहे हैं, तो वो change को हम क्या बोलते हैं? अब भी हमने देखा था stimuli बोलते हैं. Okay? Stimuli. और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल थोड़ी सी इंग्लिश भी मैंने पढ़ा दी थी कि प्लूरल जो होता है, सिंगुलर जो होता है वो स्टिमुलस होता है. You close your eyes when your friend point the torch light towards your eye with sensory organ is involved. अब यहाँ पे इतनी बार आँख आँख लिखा है, आई लिखा है कि कोई टॉर्च मार रहा है आँखों में, तो ऑब्वियसली आँखें बंद कर दी जाएंगी, आँखें बंद हो जाएंगी, है ना? क्यों? ताकि उसको हम बचा सकें. तो कौन सा सेंस ऑर्गन है? आई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A baby cries when he hears the thunder. What is the stimulus that is involved? अब बेबी क्या है? बेबी रो रहा है. क्या करके? क्या देख के? क्या सुन के? When he hears. क्या है यहाँ पे? Hears. Hears क्या है? Sound. तो यहाँ पे कौन सा स्टिमुलस इन्वॉल्व है? साउंड वाला. वो देख तो पा नहीं रहा है, देखेगा तो उसको समझ में तो नहीं आएगा, पर वो सुन रहा है तो सुनने में उसको कुछ तो हो रहा है भाई जो अच्छा नहीं है, तो वो रोने लगता है. ओके, तो क्या होता है? वो साउंड होता है. तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द सिचुएशन बिलो, विच सिचुएशन शो ह्यूमन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सिचुएशंस दिए गए हैं. अब हमें बताना है कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो ह्यूमन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसके लिए? स्टिमुलाई के लिए. ओके, अब बॉय पुल हिज हैंड व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. ऑप्शन 1 जो है वो सही है, क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा था. अ गर्ल इज रीडिंग अ बुक. ये कोई स्टिमुलाई नहीं, इसमें स्टिमुलाई क्या है? कुछ भी नहीं है, गर्ल बस पढ़ रही है, राइट? और इसमें कोई एक्शन भी नहीं, एक्शन हो रहा है कि वो पढ़ रही है, बट कोई स्टिमुलाई थोड़ी है कि उसको किसी ने डांटा मारा तो वो पढ़ रही है, वो अलग चीज़ हो जाती है. अ गर्ल क्लोजेज हर ईयर व्हेन हियरिंग द थंडर. तो ये जो बात है ये भी स्टिमुला है, क्योंकि इसका अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा. अ बॉय इज वॉकिंग टू स्कूल. ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है इसमें, तो इसका सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, रिस्पॉन्स क्या होता है वो हमें बताना है. अ रिएक्शन टू चेंज इन द एनवायरनमेंट. कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है और उस चेंज के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स. चेंज हुआ, हमारी बॉडी ने तुरंत रिएक्ट करा. मम्मी डांटती है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये क्या हुआ? रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. केस स्टडी 4th. अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की. Some plants like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी प्लांट जो है वो क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं. कैसे ऊपर चढ़ते हैं वो? अब उनके पास सीढ़ी तो है नहीं, तो कैसे चढ़ेंगे? बाय अप अदर प्लांट्स और फेंसेस. अगर कोई फेंस लगी हुई है, वहाँ पे जो बाउंड्रीज लगी रहती है ना, तार वाली फेंसिंग, वो फेंस लगी हुई है, या फिर कोई प्लांट है, ओके, विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स. क्या हुआ? एक प्लांट है, बेल है, ठीक है, कोई सी बेल है. अब वो कैसे बढ़ती है? हम उसको सपोर्ट दे देते हैं तो वो बढ़ना शुरू कर देती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, टेंड्रिल्स जो होती हैं, ये सबको सपोर्ट दिया हमने और इसके आजू बाजू टेंड्रिल्स ऐसे बढ़ने लगती हैं. ओके, दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. अभी टेंड्रिल्स जो है वो क्या है? सेंसिटिव टू टच है. जहाँ पे भी इनको टच फील होगा वो उसी साइड ग्रोथ डेवलपमेंट शो करेंगी. वो मनी प्लांट होता है, मम्मा उसके आजू बाजू रस्सी बांध देती हैं या फिर एक बैम्बू से, लकड़ी से उसको सपोर्ट देते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टेंड्रिल्स के टच में आता है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर रहता है. ओके, तो जितनी भी बेल होती है ना उसमें हमें स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. अब वो टेंड्रिल्स इतनी सेंसिटिव होती है ना कि उनको जहाँ पे भी टच मिलेगा वो उसको पकड़ के उसके सहारे वो क्या मूवमेंट शो करेंगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेंगी. ओके, when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. अब जो है, सपोज ये मैंने बनाया है यहाँ पे, ओके, ये सपोर्ट है. अब यहाँ पे टेंड्रिल है ऐसे, ओके, ये टेंड्रिल है. अब ये जो पार्ट है ना,
जो पार्ट है जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है, जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है सपोर्ट के, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि वो पार्ट ग्रो करेगा जो कांटेक्ट में नहीं है। ओके, ये कांटेक्ट में नहीं है टच के, तो ये ग्रो करेगा, बट ये जो पार्ट कांटेक्ट में वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, दिस कॉज अ टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। और इसी कारण जो टेंड्रिल अब यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट दिखा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, जो टेंड्रिल है वो क्या करेगी, कॉइल करेगी, कॉइल आजू बाजू उसके एकदम इनसर्कल कर लेगी उस टच को। ओके, more commonly plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this growth is directional, it appears as if plant is moving. Okay, तो जो plants होते हैं वो stimuli को, हम जैसे कि हमें लाइट पड़ती है हमारे आंखों में तो आईज तुरंत बंद हो जाती है, राइट, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, बट वहीं जो प्लांट्स होते हैं उनको स्टिमुलाई मिलता है तो वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं, धीरे रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो स्टिमुलाई होता है, जहाँ से स्टिमुलाई उनको मिलता है वो उसी डायरेक्शन में डेवलपमेंट ग्रोथ दिखाई दे शो करते हैं। ओके, अब हमारी आइज ब्लिंक हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें बढ़ जाएंगी, है ना, बट प्लांट्स को अगर लाइट मिलेगा, प्लांट्स को अगर टच मिलेगा तो वो उसी डायरेक्शन में, जहाँ से लाइट मिल रही है, जहाँ से टच मिल रहा है, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये बात हुई केस स्टडी की। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म आर शोन बाय प्लांट्स, नेम देम। कितने टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं और कैसे शो करते हैं, क्या होता है। जनरली देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, 6 टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, नेमली फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म, कीमोजियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं हम, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, ये सारे टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, और इसकी बात हमने डिटेल लेक्चर में हमारे अच्छे से कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंड्रिल ऑफ मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ट्रॉपिज्म। तो किसका एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि टेंड्रिल जो होते हैं उसको अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, टच मिल जाए, बहुत सेंसिटिव होता है वो टच के लिए, तो वो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ डेवलपमेंट शो करते हैं। तो किसका टच वाला कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो एक ही एग्जाम्पल हम पढ़ते रहते हैं, और वो क्या होता है, पोलन ट्यूब्स का। और पोलन ट्यूब्स जब पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पोलन ट्यूब्स, और ये पोलन ट्यूब्स में होते हैं जर्म सेल्स। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टू व्हील्स इज वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ओके, और क्या होता है, कीमो मीन्स केमिकल, तो ये जो ओवरीज होती है ना, ये कुछ शुगरी सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, जिसके कारण पोलन ट्यूब्स बनते हैं। ओके, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा तभी पोलन ट्यूब्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन प्रमोट करता है, इसलिए ये ज़्यादातर सीड्स और फ्रूट्स में मिलते हैं। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, और ये कहाँ मिलते हैं, ये हार्मोन मिलते हैं सीड्स और फ्रूट्स में, और ये कौन से ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। नेम द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड होते हैं एंड इथाइलिन होते हैं। हमें एक ही नाम लेना है तो कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 5th, वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are example of voluntary action which are based on deciding what to do next. ओके, तो हम भी हमारे एक्शन के बारे में सोचते हैं। जब कभी आप मम्मा से लड़ लेते हो तो फिर आपको बुरा लगता है, यार मैंने क्यों अपनी प्यारी मम्मी से लड़ लिया, मैंने क्यों अपने प्यारे पापा से लड़ लिया, है ना। तो हम भी अपने एक्शंस के बारे में सोचते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना होता है, लिखना होता है, तो वो भी आप डिसाइड करके लिखते हो ना कि हाँ चलो अब मुझे लिखना है, राइट। तो वॉक, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ, तो ये सारे क्या हैं, वॉलंटरी एक्शन होते हैं। वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, जो हम सोच समझ के, जो हमारे कंट्रोल में, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है और जो हम सोच समझ के करते हैं। ओके,
विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगला क्या करना चाहिए, हमें नेक्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए, क्या परफॉर्म करना चाहिए. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स, और इसी कारण ब्रेन जो है वो मैसेजेस किसको भेजते हैं, मसल्स को भेजते हैं. दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, और ये एक तरीके का वे है, एक तरीका है जिससे ब्रेन जो है वो मसल से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं क्या, हाँ मतलब वही बोल सकते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं. ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किसी पार्ट के बीच में, बॉडी के किसी पार्ट के भी बीच में, ये जो कनेक्शन है वो कौन बनाता है, कम्युनिकेशन कौन बैठाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो तो एक ही पोजीशन में है, राइट. अब वो अलग अलग बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट कैसे करेगा, ब्रेन तो चल के चला नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं चला जाएगा, तो इस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है. और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ही इनको कम्युनिकेट कराता है, बातचीत कराता है. ओके, The brain thus allow us to think and take action based on that thinking. और इसी कारण जो ब्रेन है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारे एक्शन सही हैं या गलत है, और क्या करना चाहिए, गलत सही तो करते रहते हैं बट हमें नेक्स्ट क्या करना है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बात वही आ गई, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कितने 3 मेजर पार्ट्स होते हैं हमें पता है, कौन कौन से होते हैं, वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. Okay, next question. What are the function of medulla oblongata? मेड्यूला का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहे हैं जैसे हार्ट बीट, सलाइवेशन, कफिंग, वॉमिटिंग वाले, ये सब कौन कर रहा है, ये सब मेड्यूला ओब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है. इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवा, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कोई इंजुरी वगैरह से बचाने का कौन काम करता है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है. हाइपोथैलेमस तो पहली बात पार्ट किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये क्या करता है, होम्योस्टैसिस रेगुलेट करता है. होम्योस्टैसिस क्या होता है, पहले हम ये रीड कर लेते हैं. इट रेगुलेट्स होम्योस्टैसिस, रिलीजेस हार्मोन्स. अब ये जो हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं ना एक साथ, तो उनके बीच में बैलेंस कौन बना के रखता है, हमारा हाइपोथैलेमस, और उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस. ओके, सिस्टम के बीच में बैलेंस बनाने वाले वर्ड को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, इसका सिर्फ यही फंक्शन होता है कि ये सिग्नल्स को ये कनेक्ट करता है, किसको, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को ये कनेक्ट करता है, और सेंस ऑफ साइट और हियरिंग में भी ये हेल्प करता है. द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई कि जो सेंस ऑफ साइट देखने के लिए और सुनने वाले के लिए ये हेल्प करता है, कौन, मिड ब्रेन. ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री. साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं. थैंक यू.